प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं टर्म 2 का एग्ज़ाम का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है जैकबोर्ड द्वारा, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। आपको लास्ट टाइम भी मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस दिया था और इस बार भी आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी विषय के जो है कंप्लीट सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। यहाँ पर जो है ये पैसेज जो है आपको रीड करना है और इस पैसेज को रीड करने के बाद में आपको आंसर्स देने हैं। यहाँ पे जो पैसेज है, इस पैसेज को अगर आप देख रहे हैं, आपके पास पीडीएफ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो पैसेज देख रहे हैं, इसमें क्या बोला गया है कि राजा फिलिप का पुत्र जो है सिकंदर, यहाँ पर आप जो पढ़ोगे पूरा का पूरा तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें जो है राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर यूनान में मैसेडोनिया का शासक था। ठीक है। उसके बाद में इसमें आया विदेश में अपनी जीत के क्रम में उसने भारत को जीतने के बारे में सोचा। ठीक है, उसने भारत को जीतने के बारे में सोचा। इस पूरे पैसेज को बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। और एक बड़ी सेना के नेतृत्व में सन 1927 में, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, उसने सिंधु नदी को ओहिंद में पार किया। कहाँ पे पार किया? ओहिंद में पार किया। ठीक है, सिंधु नदी को 327 में। और उत्तर पश्चिम में छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद में उसने क्या करा कि वो उसने पोरस का सामना किया। ठीक है, उसने पोरस का सामना किया और फिर जो पंजाब के एक राज्य का एक शासक था। पोरस कौन था? एक पंजाब के जो राज्य है उसका शासक था। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो हाइडोस्पेस यानी कि झेलम है, हाइडोस्पेस, ये झेलम जो है आपका, की लड़ाई में पोरस की हार हो गई। ठीक है, पोरस की जो है हार हो गई। और फिर जो है इसके बाद में क्या हुआ, सिकंदर व्यास तक आगे बढ़ा। जब उसकी सेना ने आगे जाने से उसको इनकार कर दिया, तो वापस जाते समय 323 में ईस्वी में जो है वो आपका उसकी मृत्यु हो गई बेबीलोन में। ठीक है, तो ये इसका पैसेज का जो है सारांश है एक तरह से। फिर इसके बाद में हम देख सकते हैं कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिम भारत में यूनान का सत्ता गायब हो गया। ठीक है, और उसके बाद में हम, लेकिन इस घटना के महत्वपूर्ण परिणाम हुए, कॉन्सिक्वेंसेस जो है परिणाम हुए, वो क्या हुए कि इसने एक मजबूत सरकार के तहत भारत के राजनीतिक एकीकरण के आंदोलन की ताकत जो है दी। ठीक है, आंदोलन को ताकत दी। और जो है इसने भारत को और ग्रीस को दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच जो है निरंतर संपर्क की निरंतर संपर्क चिन्ह स्थापित किया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है लिखने का मतलब है कि समझ लेंगे। तो समझने के बाद में हम जो है इसके आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, हु वाज अलेक्जेंडर, यानी कि जो है आपका अलेक्जेंडर कौन था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये अलेक्जेंडर जो है वो कौन था? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर द सन ऑफ फिलिप वाज द रूलर ऑफ मैसेडोनिया इन ग्रीस, यानी कि जो राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर जो है यूनान में मैसेडोनिया का शासक था। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, whom डिड अलेक्जेंडर डिफीट इन विच बैटल, यानी कि सिकंदर ने किसे और किस युद्ध में पराजित किया? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसने पोरस वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पेस झेलम, यानी कि ये आपका पोरस ने हाइडेस्पेस झेलम की लड़ाई में हार का सामना किया। ठीक है, whom डिड अलेक्जेंडर डिफीट इन द बैटल। ठीक है, तो उसको हराया। इसके बाद में पोरस वाज डिफीटेड इन द, यानी कि पोरस जो है इस लड़ाई में हारा। कौन सी लड़ाई में? तो ये झेलम की लड़ाई जिसको बोलते हैं हाइडेस्पेस, इसमें हार हुई उसकी। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है उसमें पूछा गया आपसे, व्हेन डिड ही हैज़ टू गो बैक टू ग्रीस, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है उसे जो है उसे कब वापस यूनान जाना पड़ा? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा जो है कि उसे जो है ही हैज़ टू गो बैक टू ग्रीस इन 232 BC, यानी कि उसे जो है 323 ईस्वी पूर्व में यूनान वापस जाना पड़ा। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट है, वेयर एंड व्हेन डिड ही डाई, तो यहाँ पर जो है उसकी मृत्यु कहाँ और कब हुई थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं ही डाइड एट बेबीलोन इन 323 BC। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि वो 323 ईस्वी में बेबीलोन में उसकी जो है मृत्यु हो गई, यानी कि लौटते समय ही उसकी वो मृत्यु हो गई। यहाँ पे लाइन जो हमने पढ़ी थी, यहाँ पे आप देखोगे, ऑन द वे ही डाइड एट बेबीलोन इन 2323। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीक रूल इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, यानी कि क्या जो है उत्तर और पश्चिम भारत में यूनानी शासक के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे, ये इस तरह से मतलब पूछा जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा, इट गेव स्ट्रेंथ टू द मूवमेंट फॉर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया अंडर ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इट also marked the beginning of continuous contacts between the two ancient civilizations of India and Greece। तो यहाँ क्या करा इसने इसने एक मजबूत केंद्र सरकार के तहत भारत के राजनीतिक एकीकरण आंदोलन को जो है ताकत दी, और इसने भारत और ग्रीस को की जो दो प्राचीन सभ्यताओं हैं उनके बीच जो संपर्क हुआ उसको चिन्हित किया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका पूछा क्या गया है, ध्यान दें कि इसमें पूछा गया है आपसे कि गिव द अपोजिट ऑफ डिफीट एंड रिफ्यूज़, यानी कि पराजित और आपका डिफीट मतलब पराजित, पराजित का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाता है, जीत यानी कि विजय, विक्ट्रीज, और रिफ्यूज़ जो है आपका होता है मना करना, और मना करने का जो इनकार का जो है गिव यानी कि दिया। तो यहाँ पर मना और गिवा यानी कि इसका क्या है आपको अपोजिट देने हैं। ठीक है, बिलोम, और पैसेज में से ही देने होते हैं, नहीं तो आपको जो है नंबर कट जाएंगे। अपनी मर्जी से मत लिख के आ जाना, किसी का अगर पैसेज वगैरह में सिनोमियम एंटोनियम कुछ पूछे तो पैसेज से ही देने होते हैं, पैसेज से नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। आप सोचो कि मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, इसको पैसेज में से ही निकालना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये बात बहुत ही रेयर होती है, कोई जानता नहीं, सोचता है यहाँ पुअर लिखा है, पुअर का मैं जो है रिच लिख देता हूँ, तो अगर रिच पैसेज में नहीं है तो रिच गलत हो जाएगा। जो है आपका सिक्स क्वेश्चन। इसके बाद सेवन्थ है, मेक सेंटेंस विद फॉलोइंग वर्ड्स सन एंड किंगडम। तो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। तो यहाँ पर जो है सन अलेक्जेंडर वाज द सन ऑफ किंग फिलिप, ये एक सेंटेंस हो गया। और किंगडम का हम बना सकते हैं, आफ्टर कॉन्क्वेरिंग सम स्मॉल किंगडम्स इन द नॉर्थ वेस्ट अलेक्जेंडर कंफर्टेड टू पोरस। ठीक है, तो कंफर्टेड जो है आपका ये भी आप लिख सकते हो, चाहे आप अपनी मर्जी से कोई भी लाइन लिख सकते हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पूछा गया आपसे, यू आर राहुल रिचा द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ एमबी इंटर स्कूल रांची, यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए फेयरवेल प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, राइट ए नोटिस गिवन गिविंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट अबाउट द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के लिए जो है आपको एक सूचना जारी करनी है अपने नोटिस बोर्ड पे, जो कि आपका नाम यहाँ पे राहुल और ऋचा के रूप में उपयोग करना है। और यहाँ पे एक बात और नोटिस मतलब स्पेशल बोली गई है आपको, कि जो आप ये करेंगे यानी कि ये जो कर रहे हैं इसमें जो है आप इस क्लास 12th के स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, और फेयरवेल प्रोग्राम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर है, जैसे कि हम जब आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे नोटिस कैपिटल अक्षर में, ताकि जो हम एग्जामिनर को आकर्षित कर सके। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे नोटिस लिख देंगे, उसके बाद में किस चीज़ के लिए वो नोटिस है उसका हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, और डेट डालेंगे, जो भी आप डेट डालना चाहते हैं। अगर इसमें लिखा है, जनरली आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें डेट नहीं लिखा होगा, तो डेट आप अपनी मर्जी से उस दिन का या नेक्स्ट डे का या पहले के डेट का डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपसे जो है इस पूरे प्रोग्राम के बारे में जो है आपको क्या देना है, नोटिस देना है। ठीक है, तो नोटिस इन्फॉर्मेशन देंगे हम। तो यहाँ पे दे रहे हैं, आई एम ग्लेड टू इन्फॉर्म यू दैट द स्कूल इज़ होल्डिंग ए फेयरवेल प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑन मार्च 22 2022 एट 9:30 AM, 9:30 AM पे जो है ऑन ऑडिटोरियम। तो इसने क्या बोला है कि इसमें जो है हम अगर इसको ट्रांसलेट करें तो हम कह सकते हैं, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कि विद्यालय 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए मार्च 2022 सुबह 9:30 बजे जो है ऑडिटोरियम में कार्यक्रम जो है आयोजित कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म अबाउट द कल्चरल इवनिंग, एक्चुअली दिस इज़ ए काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग प्रोग्राम ऑन आवर लास्ट डे ऑफ आवर स्कूल। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्मिंग, यानी कि सभी छात्र को सांस्कृतिक संध्या के बारे में जो है सूचित किया जा रहा है। कल्चरल प्रोग्राम है ना, सांस्कृतिक संध्या के बारे में सूचित किया जा रहा है। दरअसल एक्चुअली, क्योंकि दरअसल दिस ए काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग प्रोग्राम ऑन आवर लास्ट डे ऑफ आवर स्कूल, यानी कि दरअसल यह हमारे स्कूल के आखिरी दिन पर एक तरह का धन्यवाद कार्यक्रम है। और यहाँ पर जो है, एज इट इज़ आवर लास्ट डे ऑफ स्कूल वी आर गोइंग टू मेक इट मोर स्पेशल।
और चूंकि ये हमारे स्कूल का जो है लास्ट या आखिरी दिन है, इसलिए हम इसे खास बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे है फिर, वी विल बी शोइंग आवर ग्रेटिट्यूड टू आवर टीचर्स एंड ऑल स्कूल स्टाफ्स, मोर ओवर देयर विल सम स्पेसिफिक एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस टू। यानी कि हम अपने जो है वी विल शोइंग आवर, तो हम अपने शिक्षकों और स्कूल के सभी कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो शिक्षक लिखा है और आपका स्टाफ भी लिखा है, तो कर्मचारी हो गए, ठीक है। आभार प्रकट करेंगे, इसके अलावा कुछ विशिष्ट मनोरंजन जो है मनोरंजन प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हमने लिखा है जो ऑल द स्टूडेंट्स आर cordially invited to enjoy the songs and during the program। तो यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान जो है गीतों का आनंद लेने के लिए सभी छात्रों को आमंत्रित करते हैं। इस तरह से हमारा जो है ये नोटिस हमने इंग्लिश में लिखा है। और इसके बाद में आप अपना नाम जो दिया गया है और कल्चरल सेक्रेटरी हैं और कौन से स्कूल से हैं वो अपना एड्रेस वगैरह आप डाल देंगे। ये सिंपल सा एक फंडा होता है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एरिया इज़ फोर्सिंग पीपल टू माइग्रेट टू सिटी। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर जो है वो कम हो रहे हैं, और उसी कमी के कारण जो है लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं मजबूरी में, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है, एवरी बिग सिटी दस हैज़ ए नंबर ऑफ स्लम्स इन इट। यानी कि इस प्रकार जो है बड़े शहरों में कई मलिन बस्तियां, जिसको स्लम्स एरिया बोलते हैं, मलिन बस्तियां जो हैं वो हो गई हैं। लाइफ इन दीज स्लम्स इज़ मिसरेबल। यानी कि इस इन झुग्गियों में, यानी कि इन झुग्गियों, स्लम को झुग्गी बोलते हैं, इन झुग्गियों में जो है जीवन जो है ना, लाइफ बिल्कुल दयनीय है, ठीक है। मिसरेबल दयनीय है, ठीक है। और यहाँ पर है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर ऑन हाउ वी कैन इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन इन दिस स्लम्स। यानी कि आपको एक पत्र लिखना है राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक को कि हम यहाँ पे रहने की स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। जो कि आप यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, यू आर मीना मनीष M114 मेन रोड रांची, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, तो ऑफिशियल लेटर में सबसे पहले हमारा एड्रेस आता है विद डेट, ठीक है। उसके बाद जो है एडिटर को लिखना है, या फिर आपको नगर पालिका को लिखना है, या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिखना है, या बोर्ड अध्यक्ष को लिखना है। तो वो एड्रेस जो है यहाँ पे आएगा, उनका जो है सम्मान आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द एडिटर जो भी है आप लिखेंगे, नगर पालिका होगा तो नगर पालिका, और नेशनल कहाँ नगर पालिका है उस तरह से, जैसे तो एडिटर की बात कर रहे हैं तो नेशनल न्यूज़पेपर रांची, ये हमारा एड्रेस जो है कंबाइन हो गया सारे लाइन का। मेन चीज़ तो ये थी, यहाँ पे आपके आधे नंबर जो है तैयार हो गए। इसी तरह से आपके जो इन सब टाइप में ना आधे आधे नंबर करके मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो। और ध्यान रखना है कि इसमें जो बोला गया है, ये लैक ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज़ है उन्हीं को हम जो है डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है सर थ्रू द, यहाँ पे सब्जेक्ट जरूर मेंशन करोगे, सर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट डेली आई वांट टू हाईलाइट द मिसेबल लाइफ्स ऑफ पीपल लिविंग इन स्लम्स। दीज स्लम्स हैव बिकम आइसलैंड ऑफ डर्ट एंड डिजीज। देयर प्रेजेंस इज़ ए ग्रेट डेंजर ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ आवर सिटीज़। यानी कि उनकी प्रेजेंस में, और उसके बाद में सिटीज़ एंड द सिटी डवेलर्स, और इसके बाद में इफ़ नो कंक्रीट स्टेप्स आर टेकन, तो यहाँ पर स्टिंक एंड डर्ट ऑफ स्लम विल शैलो आवर फेयर सिटीज़। तो ये भी हमारे शहर को भी नुकसान करेगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इस पैसेज को अगर समझना चाहें तो मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि विद्यालय 12वीं कक सॉरी, हम तो इसकी कर रहे हैं ना, स्लम्स की कर रहे हैं, तो स्लम्स की जो है हम उसको डेफिनेशन को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने नोटिस वाला जो है उसको ले लिया था। तो अभी जो है हम इसको देखते हैं। महोदय, यहाँ से हम शुरू करते हैं। महोदय जो है आपके सम्मानित दैनिक कॉलम में के माध्यम से मैं झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के दयनीय जीवन का को उजागर करना चाहता हूं। और उसके बाद में आप लिख देंगे, ये मलिन बस्तियां जो है गंदगी और बीमारियों के द्वीप बन गए हैं, आइसलैंड बन गए ना, द्वीप बन गए हैं। और उसके बाद में फिर आप लिख दोगे, उनकी परिस्थिति हमारे शहरों और शहरवासियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, ठीक है। इस तरह से अगर कोई ठोस कदम ना उठाया गया तो हमारे शहर जो है झुग्गी झोपड़ियों की बदबू और गंदगी से जो है मैले हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से है। फिर इसके बाद में जो है आप टोटल जो समस्या है ना, अभी तो आपने केवल स्लम्स के बारे में बताया है, और यहाँ पे जो लोग पलायन कर रहे हैं उनके बारे में अभी आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे हम, ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एरिया इज़ फोर्सिंग पीपल टू माइग्रेट इनटू द सिटी। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की कमी लोगों को शहर की ओर पलायन करने के लिए मजबूर कर रही है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए
खेती और कृषि का लाभदायक पेशा नहीं रह गया है। यहाँ पर ये लिखा गया है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। और ये पूरा जब पैसेज पढ़ोगे तो इस पैसेज को मैं हिंदी में कन्वे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पैसेज समझ में आ जाए, यानी कि ये जो लेटर है ये पूरा समझ में आ जाए। और छोटे सीमांत किसानों के लिए जो खेती और कृषि जो है ये लाभदायक पेशा नहीं रह गया, इसीलिए धीरे धीरे हमारे सभी बड़े जो शहर के मलिन बस्तियां हैं वो जो है बहुत ज़्यादा समूहों में बदल गई हैं, और शुद्ध पेयजल, सीवरेज, बिजली आदि की वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। लाभकारी रोजगार की अभाव है। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही बेकार है और वो जीने के लिए मजबूर हैं। राजनीतिक नेताओं के लिए झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग अपने अपने वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। वो चुनाव के दौरान सक्रिय हो जाते हैं और समाप्त होने के बाद में वो उनके भाग्य पर ही छोड़ देते हैं। हमारी नगर पालिकाओं और निगमों के लिए तत्काल कार्य इन झुग्गियों की रहने की स्थिति में सुधार करना है। लेकिन जो है झोपड़ियों में बजाय सस्ते फ्लैटों का निर्माण करने का मतलब होगा उन्हें ठंड और बारिश के खिलाफ उचित आश्रय देना, और उचित जल निकासी और सीवरेज सिस्टम होना चाहिए। हर घर में बिजली या आसान शर्तों पर ऋण मिलना चाहिए। संबंधित अधिकारियों की ओर से केवल एक ठोस प्रयास और मजबूत राजनीतिक कार्रवाई इन मलिन बस्तियों को मानव निकास के लिए, जो विकास के लिए जो उपयुक्त स्थान बना सकती है। तो यहाँ पर जो है निवास के लिए बहुत अच्छा एक उपयुक्त स्थान बना। तो इस तरह से ये पैसेज जो लिखा गया है जिसको मैंने कन्वर्ट किया आपके लिए हिंदी में, तो ये जो है लिखा गया है लेटर में। ये सब चीज़ें हमें जो है मेंशन करनी होगी। ये बहुत बड़ा आपका जो है 5 नंबर का है ये आपका पैसेज जो, तो इसमें 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। और इन पेपर्स को जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे ना, तो 1.5 घंटे में ये पेपर आपसे सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने इसको सॉल्व करके देखा है। तो यहाँ पर जो है ये 1.5 घंटे में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप, मैंने बिल्कुल फिक्स जो है इसको लगभग लगभग 1.25 2 घंटे लग गए थे, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा लग गए थे मुझे सॉल्व करने में। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना डिफ़िकल्ट जो है रहेगा इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और यहाँ पर जो है आगे हम बढ़ते हैं। आपका यू आर मानव मनीषा, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। लास्ट वीक ए योगा अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। राइट ए रिपोर्ट ऑन द प्रोग्राम टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन। स्कूल मैगजीन में छापने के लिए जो है आपको आपके स्कूल में जो लास्ट वीक योगा प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में जो है आपको लिखना है। और इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो आपको जो है जो भी आपको लिखना है, तो आप हमेशा जो है लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि आप अपने जो क्वेश्चन है उससे बाहर नहीं जा रहे हों। अगर उससे बाहर जा रहे हैं आप, तो फिर आपको जो है आंसर के जो है नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा समस्या। और ये समस्या अगर हो गई तो सबसे बड़ी समस्या आपको जो है नंबरों में हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन जो है इसका, अ, योगा अवेयरनेस प्रोग्राम जो है सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, क्योंकि हम जो है क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट मेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, एक लास्ट वीक जो योगा प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में एक रिपोर्ट जो है हम डालेंगे। तो रिपोर्ट के लिए पहले योगा अवेयरनेस प्रोग्राम जो जिसके लिए भी रिपोर्ट लिख रहे हैं वो लिखेंगे। और उसके बाद में जो है किसके द्वारा ये रिपोर्ट लिखी जा रही है, अगर उसके जो कुछ डिटेल है तो वो भी हम साथ में डाल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में रिपोर्ट राइटिंग हम शुरू कर देंगे। कि जैसे आपने यहाँ पे सेंट फ्रांसिस डिस के स्कूल जो है, डी सेल्स स्कूल, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने स्कूल का नाम जो है लिख सकते हैं, अपने स्कूल का एड्रेस जो है लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये नई दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड ए योगा अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट फॉर द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस ऑन 19 फरवरी 2022 इन द स्कूल ऑडिटोरियम। देखिए मैं आपको यहाँ पे इसको जो है ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोगों को समस्या यही आती है कि इंग्लिश जो लिखी हुई है वो तो रटू कैसे, जब समझ में नहीं आई मेरे को, इसका हिंदी मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा। तो यही चीज़ है जो इसको हम डाउट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि नई दिल्ली 19 फरवरी, जो कि यहाँ पे आपका लिखा गया है, तो यही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल संभागार यानी कि स्कूल विभाग माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया। और यहाँ पर जो है फिर आगे लिखेंगे कार्यक्रम का आयोजन जो है योगा इंडिया के सहयोग से किया गया। यहाँ पे लिखा गया द प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द कोलैबोरेशन विद योगा इंडिया एंड एनजीओ, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा और भी इसको जोड़ेंगे। तो ये किसके द्वारा किया गया, सहयोग से किया गया, जो योगा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर संस्कारी संगठन है। ठीक है ना, तो ये सब हम इसके बारे में बता देंगे। उसके बाद में एक जो कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर विद्यार्थी ने
एक इस अवसर का भरपूर जो है लाभ उठाया। तो इस पैराग्राफ का हमारे को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। अब यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा है इसकी बात करते हैं। इस पैराग्राफ में है कि जो प्रोग्राम सुबह 7 बजे शुरू होकर के 9:30 बजे तक चला और योग प्रशिक्षकों ने हमारे जीवन में तनाव के प्रभाव का जो है मुकाबला करने के लिए योग की प्रभावशीलता पर भाषण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने प्रतिभागियों को भोजन पानी और व्यक्ति की शारीरिक और भलाई में पर्याप्त नींद की भूमिका जो है समझाई और उसके बारे में शिक्षित किया। इसके बाद सरल योग आसनों पर एक प्रस्तुति दी जो शुरुआत करने वालों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद साबित हो सकती है, जो योगा शुरुआत करने की सोच रहे हैं उसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पैसेज में हमने जो लिखा है उसको समझिए। इन आसनों के अभ्यास और एनजीओ द्वारा आयोजित योग पाठ्यक्रमों के बारे में पर्चे के वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ और छात्र योग आसन और तनाव के खिलाफ उनकी प्रभावशीलता के बारे में जानने के लिए उत्साहित से कई छात्रों ने एनजीओ के साथ पूर्वकालिक कार्यक्रमों के लिए नामांकन भी किया, यानी कि उसमें भाग लेने के लिए उनसे जो है नाम अपना दर्ज कराया। तो ठीक है ना, तो इस तरह से हमने एक रिपोर्ट लिखी जो एक योगा प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में हमने समझाया। अब समझ में आ गया होगा कि आपको रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखनी है। अब सेक्शन सी की बात करते हैं, जो कि आपका यहाँ पे आ जाता है नेम द पोएट ऑफ द पोएम ए थिंग ब्यूटी और लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। तो हमको क्या करना है कि जो एक थिंग ब्यूटी कविता है उसके कवि का नाम बताना है और इसमें से जो सुंदरता की चीज़ों की सूची बताई गई है उसको हमें मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको आंसर को आप देख ही रहे हैं, तो इस आंसर को आप देखेंगे और मैं इसको आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके जो रचयिता हैं जॉन कीट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद में है, अब हम जो है कीट्स प्रकृति के कवि हैं। वह सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सुंदरता देखते हैं क्योंकि सुंदरता की चीज़ हमेशा खुशी के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखेंगे आप, जो है उनके अनुसार प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का सौंदर्य जो है देखने लायक है और वो उसका स्रोत है। यानी कि सीधी सीधी बात करूँ तो प्रत्येक वस्तु जो है प्रकृति का वो जो है एक सुंदरता का स्रोत है। और कविता में हम देख सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा पेड़ और डॉल्फिन्स जो हरे जंगल हैं स्पष्ट लकीरें और फर्न के ढेर और जितने भी खिलते हुए कस्तूरी गुलाब और प्यारी कहानियाँ आदि ये सुंदर स्रोत मानव जाति को आनंद और आनंद से भी ज़्यादा सुख प्रदान करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मेंशन की गई। समझ में आ गया होगा आपको इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वाज द पीयर ऑफ द फोक वू हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। अब यहाँ पे हमें बताना है कि खिड़की किनारे खड़े लोगों की क्या दलील थी, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको खिड़की किनारे का मतलब रोड साइड स्टैंड वाला, खिड़की का मतलब ये है नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है सड़क के किनारे, सॉरी खिड़की के किनारे बोल रहा हूँ, मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ। हाँ, तो सड़क किनारे है ना, सॉरी। तो यहाँ पे है सड़क किनारे खड़े लोगों की क्या दलील थी, वो जो है हमें बतानी है। तो यहाँ पे देखिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है सड़क किनारे स्टैंड लगाने वाले लोगों की गुहार है कि राहगीर उनके स्टैंड पर ही रुककर उनका माल खरीद लें और उनके माल की कीमत पूछने के लिए एक कार भी रुक जाती तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। हालांकि उनकी याचिका का कभी जवाब नहीं दिया जाता है और सतरवीं बिना रुके अपने स्टैंड से आगे निकल जाते हैं। यानी सॉरी, सतरवीं नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी वो ब्लर है। शहरवासी, ठीक है ना, तो जो है यहाँ पे लिखा है कि आपका जो है शहरवासी बिना रुके अपने स्टैंड से आगे निकल जाते हैं और जो रुक जाते हैं वे किसी जगह या अन्य अप्रासंगिक चीज़ों के लिए दिशा निर्देश मांगते हैं। यानी कि वो और कुछ पूछते हैं, उनका जो है सामान नहीं लेते। तो इस तरह से है इस 12वें क्वेश्चन का आंसर। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, ये बात करते हैं। तो 13वें क्वेश्चन में एडला कौन था ये आपको बताना है या कौन थी, और व्हाट डाउट्स डिड सी गिव अबाउट द पैडलर। तो उसने जो है पैडलर के बारे में क्या संदेह उसको था वो उसको बताना है इस कहानी के सार के हिसाब से। तो जो है यहाँ पर जो है एडला जो थी ये आपकी विल्मनसन आयरन मास्टर की सबसे बड़ी बेटी थी। ठीक है, ओल्डेस्ट, ठीक है, और बड़ी बेटी थी और उनके साथ उनकी हवेली में ही रहती थी। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब उसके बाद में है वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी लेकिन विनम्र और काफ़ी शर्मीली लग रही थी या उस लगती थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लिख देंगे कि वह बहुत ही संवेदनशील और दयालु दयालु हृदय की थी। वह मानवीय चरित्र की पहचान करने में बहुत ही उसको महारत हासिल थी, वो हमेशा आदमी को पहचान जाती थी, ये बात उसके अंदर खास थी। जब एडला
लोहे की चक्की में पैडलर को लाने गई, यानी कि लोहे की चक्की का मतलब है कि आपका जो आयरन मिल है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे गई, चक्की का मतलब वो मिल की बात कर रहे हैं। तो एडला जब उसको लेने गई तो उसने देखा कि वह डर गया था, ठीक है, उसने देखा कि वो थोड़ा सा डर गया था। उसके बाद में हम लिख देंगे इस पूरे पैसेज का, जो मैं सारांश बता रहा हूँ आप इंग्लिश में इसको याद कर लेना, पूरा स्टोरी समझा रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर जो है उसे संदेह था कि पैडलर ने कुछ चुराया, यानी कि उसको, एडला को डाउट था कि पैडलर ने जो है कुछ ना कुछ चुराया है या जेल से वो भाग के आया है। और उसके रूप और व्यवहार में ने भी उसे संदेह में डाल दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद में जो है हम लिख देंगे इसमें कि डाल दिया था, और उसके बाद में कि उसने संदेह में डाल दिया कि वह वास्तव में एक शिक्षित व्यक्ति था, कि जैसा कि उसके माता-पिता ने दावा किया था। तो ये चीज़ें जो है उसने उसके बारे में सोचा था, ठीक है? डाउट्स जो थी वो चीज़ें वो उसके मन में आ रही थी। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, हू वाज़ राजकुमार शुक्ला और व्हाई ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज़ बीइंग रिसोल्यूट। तो आपको जो है बताना है कि राजकुमार जो शुक्ला हैं, ये कौन हैं, ठीक है? और इसके बाद में कि इनके बारे में जो है आपका उनको कैसे उन्होंने रिसोल्यूट को डिस्क्राइब किया गया उनके द्वारा, उनके लिए, ठीक है? तो ये चीज़ हमें इसमें बतानी है। तो यहाँ पर जो है आंसर हमें लिखना है। तो चलिए इसका आंसर जो है समझते हैं। अब ये आंसर आपने तो पढ़ तो लिया होगा, लेकिन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको याद भी करना होगा, ठीक है? मैं सारा चीज़ तो आपको समझा रहा हूँ, जितना भी पॉसिबल हो सा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपसे आंसर हम क्वेश्चन करते हैं कि जो राजकुमार शुक्ला कौन थे और उन्हें दृढ़ क्यों बताया गया है, यानी कि रिसोल्यूट का मतलब है कि दृढ़ क्यों बताया गया। अब यहाँ पर जो है राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पीसेंट फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। वो क्या थे? राजकुमार शुक्ला जो थे बिहार के चंपारण जिले के एक गरीब किसान थे, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो है अगला जो पैसेज है इसको मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसका हम जो लिखेंगे इसको इस तरह से लिखेंगे कि राजकुमार शुक्ल को दृढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे गांधी को बिहार ले जाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थे। और चंपारण की एक अनपढ़ और गरीब बटाईदार होने के नाते वह बिहार में जमींदार व्यवस्था के अन्य अन्याय और उसके जो अन्याय थे और जो भी उसके बारे में जो भी कंप्लेंट थी, वो गांधी जी को अवगत कराना चाहते थे और उसकी शिकायत करने आए थे, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी से मुलाकात की और वे हर जगह गांधी जी का साथ देने के लिए प्रतिबद्ध हुए। और गांधी जी उनके तप और कलकत्ता के लिए निश्चित समय से बहुत प्रभावित हुए, यानी कि उन हमेशा गांधी जी के साथ रहते थे। और यहाँ पे उससे प्रभावित हुए और प्रतीक्षा में महीनों बीत गए और उसके बाद में एक दिन ऐसा आया कि गांधी जी के आज़ाद होने तक, मतलब वो फ्री होने तक जो है वो कलकत्ता की दूरी भी तय कर पाए और वो वहाँ पर बिल्कुल मतलब उनके साथ ही रहे। और अंत में ऐसा संभव हुआ कि वे दोनों जो हैं कहाँ चले आए, वे दोनों पटना के लिए ट्रेन में सवार हो गए। तो इस तरह से हमने इस पैसेज को समझाया है, तो आपको ये आंसर अब समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है आपका पूछा गया, सोफ़ी एंड जेंसी वर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी। तो यहाँ पर जो सोफ़ी और जानसी जो है सहपाठी और मित्र तो थे, लेकिन उनके बीच में क्या अंतर थे जो कहानी में दिखाई देते हैं, वो हमें बताना है। तो देखिए सोफ़ी और उसके बारे में लिखा है, जो कि एक ड्रीमी गर्ल थी, आपको पता ही है, और एक रियलिस्टिक थी। तो चलिए इसके बारे में मैं समझा देता हूँ कि क्या लिखा है और आपको भी समझ में आए। सोफ़ी और जानसी एक दूसरे से अलग थे। सोफ़ी एक सपने देखने वाली थी और जिसे अपनी कल्पना का उपयोग करके अपनी खुद की काल्पनिक दुनिया में बने रहने में मज़ा आता था। और उसने जो है एक फैशन डिज़ाइनर या अभिनेत्री का जो है वो पीछा करते हुए जो है उसने अपना जो महत्वाकांक्षा कामकाजी जो स्थिति है वो जो है परिष्कृत करने का जो है प्रयास किया। जो कि दूसरी तरफ अगर हम बात करें जोन्सी सोफ़ी की तुलना में जो है ना, वो अधिक व्यवहारी या मतलब सच के प्रति संवेदनशील थी। और उसने जो है सोफ़ी को वास्तविक में वापस खींचने की, यानी कि वापस वहाँ से जिस आदतों में ढल रही थी उस आदतों से बचाने के लिए जो है उसको वापस उसने क्या करा, खींचने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, लेकिन सब जो है वैनिश हो गया, वैन हो गया, व्यर्थ हो गया, ठीक है। और झांसी की संवेदनशीलता
और परिपक्वता ने उसके दोस्त को यह याद दिलाने की कोशिश में यह स्पष्ट की कि वो कारखाने के लिए निर्धारित किया गया है। तब भी उन्होंने जो है बिस्कुट को क्या करा कि महंगे सपने देख करके उनकी वित्तीय स्थिति में जो है अनुपयुक्त थे, यानी कि इनप्रोप्रिएट जो फाइनेंशियल स्टेटस थी वो उसकी बेकार थी। तो इस तरह से जो है इसका हमने आंसर लिखा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका है 16 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है हु इज़ अनन और व्हाट एडवाइस डिड ही ऑफर बामा। यहाँ पे तो अनन कौन है और उसने बामा को क्या सलाह दी, ये आपको बताना है। तो जो अनन है वो बामा के बड़े भाई थे और अनन ने बामा को कड़ी मेहनत से अध्ययन करने और वह सब कुछ सीखने की सलाह दी जो सभी असमानताओं को दूर करने के लिए शिक्षा की जो है कि ये करने की सलाह दी कि शिक्षा ही जो एक ऐसी चीज़ है जो सभी असमानताओं को दूर कर सकती है और शिक्षा के माध्यम से ही वह अपमान को दूर कर सकता है, ठीक है। और उससे कड़ी मेहनत से अध्ययन करने और जो है कक्षा में प्रथम आने के लिए प्रेरित किया है उसे। और उसने यह भी कहा कि ख्याति प्राप्त जो है करना है तो मतलब इसके लिए दृढ़ रहना पड़ेगा। और जो है उसके बाद में कई लोग उसके जो है धीरे धीरे दोस्त बन गए इस आदतों से। इसके बाद में 17 नंबर है व्हाट वाज रॉजरसन प्रॉब्लम, और उसके बाद में हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द अदर वुडलैंड क्रिएचर्स। तो यहाँ पे बताना है कि रोजर जो सशंक था उसकी समस्या क्या थी और अन्य जो वुडलैंड के प्राणी थे उसके साथ कैसा व्यवहार किया करते थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो स्टोरी है हमने पढ़ी है उसी के हिसाब से इसका आंसर लिखा है। रोजा संघ की समस्या थी कि उसे जो भयानक गंध आ रही थी बाकी जानवर जो है उससे भाग जाते थे, भाग जाया करते थे, ठीक है ना। उसका जो है ये समस्या एक बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो द अदर एनिमल्स वुड रन अवे, ठीक है, भाग जाते थे। अब उसके बाद में रोजा सत्संग का बिल्कुल अकेले मतलब वो खड़ा रह जाता था बेचारा। वो और उससे जो है जादूगर की मदद से अपनी समस्या से छुटकारा पाया जिसे गुलाब की तरह महका दिया, ठीक है ना, इस समस्या से। और उसके बाद में हम लिखे रोजा सत्संग अपनी मम्मी सत्संग के साथ एक गहरे जंगल में रहता था और उसके पास से दुर्गंध आ रही थी, ठीक है ना। अब जब दुर्गंध आई थी तो यह जो है दुर्गंध क्या हो रही थी, इससे एक बड़ी परेशानी उसको फील करा रही थी ये दुर्गंध, है ना। जब वह दूसरे जानवरों के साथ खेलने जाता तो दुर्गंध के कारण वे सभी भाग जाते और कोई उसके साथ में नहीं खेलना चाहता था। अकेला इसलिए वो हमेशा उजाड़ अकेला और परेशान रहता था और खेलते समय वे जो है लोग उसको रोजर स्टिंक्स सकंक जो है कहने का जो है उसका नया नाम दे दिया था, ठीक है। और तब वो अकेला खड़ा रहा अपने मतलब अपने लिए और अपना जो है आंखों के आंसू जो है छलक उसके जो है गिर गए। मतलब जब वो उसको छोड़कर भाग गए तो ये कंडीशन हुई थी उसकी कि वो अकेला पड़ गया और फिर उसके आंखों से जो है आंसू छलकने लगे, गिर गए। डी सेक्शन जो है इसमें 18 क्वेश्चन नंबर जो है पूछा गया है कि आपका इन द स्टोरी द रेड ट्रैप व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे। तो कहानी रेड ट्रैप में किस वजह से पैडलर ने आखिरकार अपना रास्ता बदल दिया। तो यहाँ पर जो है पूरी की पूरी जो है कहानी का सार जो है हमने समझाने की कोशिश की है जिसकी वजह से उसने अपना रास्ता वगैरह जो है बदलने की कोशिश की और अच्छा आदमी बन पाया। तो यही चीज़ जो है आप जब लिखते हैं तो कहानी के सार का निचोड़ जो है आपको लिखना है बस, और कुछ ज़्यादा उसमें आपको आजमाइश नहीं करनी है, कुछ रटना नहीं है, कुछ भी जो कहानी से बन पड़ता है लेकिन स्पेसिफिक वर्ड जो है आपको यूज़ करने हैं, नहीं तो जो है क्या हो जाएगा, उसके नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है द स्टोरी, तो स्टोरी की बात करें पैडलर फाइनली चेंज द वे, तो उसने कैसे अपना जो है रास्ता जो है बदला। तो कहानी हनी ट्रैप में किस वजह से पैडलर ने अपनी आखिरकार अपना रास्ता बदला। तो देखिए यहाँ पर जो पैसेज लिखा है इसका मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ। लेखक ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि एक छोटे से पैडलर जो कि चोर को एडला विल्समैन की अच्छाई सहानुभूति और प्यार जो है और विचारशीलता और व्यवहार के माध्यम से खुद को एक वास्तविक अ, मतलब वास्तविक आदमी बनने में जो है उसको सहयोग मिला, अवसर मिला और जीवन के प्रति उसका दार्शनिक दृष्टिकोण जो है वो बदल जाता है इसकी वजह से, किसकी वजह से, एडला की वजह से। और जो है वह एक सुधारवादी व्यक्ति बन जाता है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा समझाएंगे क्योंकि ये आपको 100 वर्ड्स में देना है, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, पाँच की दो लाइनें लिख दी। अब यहाँ पे जो है आगे का हम पैराग्राफ में समझाएंगे। तो आगे क्या है कि जो है कि अपने पिता के अनुरोध पर एडला पेडलर को क्रिसमस चीयर के लिए अपने घर ले आती है, ठीक है। यहाँ पे देखो फादर का रिक्वेस्ट है और क्योंकि उसके पिता ने उसे एक रेजिमेंट का अपना पुराना परिचित माना है
तो जो है घर में रास्ते में पैडलर को पता चलता है कि वह उससे के स्वेच्छा से खुद को शेर की मान में अर्पित कर दिया, यानी कि मतलब उसको महसूस होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हो ना कि आप झूठ बोल के जा रहे हो और फिर आपको अचानक से क्या हो, ये सब का अंदाजा रहता है। एक पिक्चर सा क्रिएट किया गया है यहाँ पे। और जो है इसके बाद में आयरन मास्टर के घर पहुंचने के बाद पैडलर को वैलेट द्वारा खूबसूरती से कपड़े पहनाए जाते हैं और मुड़ाया जाता है। जब वह नाश्ते के लिए प्रवेश करता है तो आयरन मास्टर को उसके बारे में अपनी गलती का एहसास होता है। अब जब भाई इतना सेवा वो करोगे तो थोड़ा बहुत तो दिल भी पिघल जाता है। वह नाश्ते के लिए प्रवेश करता है तो जो है उसका जो है गलती का एहसास होता है और सच्चाई सामने आ जाती और आयरन मास्टर शेरिफ को बुलाने की धमकी देता है। ठीक है ना, अब जब सच्चाई आ जाती है तो लेकिन यहाँ एडला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह जो इस बात में जो है हस्तक्षेप कर देती है। ठीक है, और उसके बाद में वो विनती करती है कि पेडलर को शायद एक भी जो घर मिले जहाँ उसका स्वागत हो, मतलब ऐसा वो कहती है, उसको बात को समझाती है। और इस तरह से बात को समझाते हुए वो क्या बोलती है कि ऐसे ऐसे वह ऐसे व्यक्ति का पीछा ना करना भी अच्छा नहीं समझती जिसने अपने स्वयं क्रिसमस की जय जयकार के लिए आमंत्रित किया है। और जो आदमी एक शब्द भी नहीं बोलता, वो आदमी जो है ना वो एक बार लेकिन लड़की को हैरानी में देखता रहता है, वो जो पैडलर है। ये सभी परिस्थितियां घटनाएं पैडलर को एक बुरे तरीके से झकझोर के रख देती हैं। और लोहे के मालिक ने एक तरह से पैडलर को चोर घोषित कर दिया था जब वे चर्चा की सेवा से लौटते हैं। और तो उसने जो है वास्तविक में अगर हम देखें तो इसमें जो पेडलर है उसने घर के बाहर निकलते समय एक पैकेज छोड़ दिया। उसे एक पत्र और जो है एक चूहा और एक 30 क्रॉनर बिल मिलता है। वह जी बेहद खुश महसूस करती है और क्योंकि पेडलर ने उस पर सच्चा विश्वास दिखाया और उसने पत्र में कहा कि चूहा एक क्रिसमस उपहार है और एक चूहे से जो पकड़ा गया वो उसे कप्तान नहीं बनाया जाता। तो इस तरह से जो है हमने इसमें कैप्टन नहीं बनाया जाता, जो कि चूहे से कोई को पकड़ा गया तो क्या कैप्टन बनाएगा, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। इसके बाद में 19वां नंबर आपका अंतिम क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है आपका पूछा गया है, स्कूल से लौटते समय बीमा ने कौन सी गतिविधियाँ देखी। तो यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ, उसने मार्केट में क्या नहीं देखा यार। तो यहाँ पर जो है इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है इसका हिंदी ट्रांसलेट है, वामा ने स्कूल के पास स्कूल की दूरी जो है घर के बिल्कुल 10 मिनट थी, लेकिन वहाँ पर भी पहुँचने में उसको 1 घंटे का समय लगता था। वो रास्ते में दिलचस्प नज़ारे देखती थी, वह मार्केट प्लेस से होकर गुजरती थी। वहाँ उसे सभी मज़ेदार खेल, नवीनताएं और विषमताएं, दुकान और बाजार देखने को मिलते हैं। और उसने जो है प्रदर्शन करते हुए बंदर आदमी को और कई दिनों तक जो है मारियाता मंदिर के गतिविधियों को भी देखती है। रास्ते में उसे गांधी जी की मूर्ति को पार करती है और उसने मिठाई और नमकीन बेचने वालों को भी देखा। उसने पिंजरे में शिकारी और जंगली जो है जीवों को भी देखे। और कई बार उसने जो है राजनीतिक दलों का भाषण सुनते हुए सुना भी और देखा भी। कठपुतली शो देखा, नुक्कड़ नाटक देखा, काफ़ी की दुकानें देखी, फलों के पेड़ पर उसका ध्यान जो इतना खिंच गया कि उसे हिलने डुलने का मन ही नहीं कर रहा था, यानी आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। और उसने जो है तले हुए स्नैक्स, हलवा जो है, आइस लॉली बेचने वाले जो पैडर्स को भी देखा। और उसने जो है उसके मकान मालिक के घर का दृश्य भी देखा, जहाँ लोग काम पर चलने के लिए मवेशियों चराने के लिए जो है मवेशियों को ले जा रहे थे और मकान मालिक एक थ्रेसिंग फ्लोर जो है स्थापित कर रहा था। तो इस तरह से जो है हमने इस का आंसर लिखा कि उसने क्या क्या देखा। तो ये चीज़ जो है हमें बतानी होती है। तो हमारे को जब जितना है मैक्सिमम मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और हो सकता है कि आप इस जो है पेपर से संतुष्ट होंगे कि आपको जो है आंसर्स कंप्लीट मिल गए। जब आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा आंसर। तो एक बार ज़रूर पढ़ें और आशा करता हूँ शेयर कर दिया होगा आपने, लाइक दबा दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और आपके सारे सब्जेक्ट इसी तरह आर्ट्स कॉमर्स साइंस के सारे सब्जेक्ट्स को जो है आर्ट्स कॉमर्स साइंस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस एटसेट्रा जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी को सॉल्व कराया जाएगा। उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंटेंसी वगैरह सब कुछ ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए।